सभी दोस्तों को मेरा पुनः नमस्कार। जिला दर्शन की इस कड़ी को हम आगे लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम कुमाऊं क्षेत्र में आ गए हैं और कुमाऊं क्षेत्र के सबसे पूर्वी छोर पर हैं और यहाँ पर एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है चंपावत। चंपावत उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में स्थित ये जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल मात्र 1766 किलोमीटर स्क्वायर है। पहाड़ी जिला है ये भी। देखिए इसकी स्थिति। अभी हम आपको इसका पड़ोसी जिलों के बारे में भी बताएंगे। चंपावत पहाड़ी क्षेत्र है, ये मैंने आपको पहले से ही बताया है, अभी बताया है थोड़ी देर पहले। और ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा है रुद्रप्रयाग के बाद। दूसरे शब्दों में जनसंख्या की दृष्टि से कुमाऊं का सबसे छोटा जिला है चंपावत। इसकी जनसंख्या और बागेश्वर की जनसंख्या आप देखिएगा सर्च करके, गूगल सर्च करके, लगभग बराबर है, पर ये थोड़ा कम है, इसलिए हमने इसको सबसे छोटा माना है। ठीक, जनसंख्या के लिए। क्षेत्रफल में तो सबसे छोटा है ही है चंपावत। देखिए इसकी सीमा, पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है। ये इधर नेपाल है पूरब में, पश्चिम में इसकी सीमा दो जिलों से मिलती है। ठीक, अल्मोड़ा और नैनीताल। पश्चिम में दो जिलों से सीमा मिलती है, अल्मोड़ा, नैनीताल। इधर उधम सिंह नगर से, दक्षिण और पश्चिम में उधम सिंह नगर से सीमा लगती है। 3 जिले हो चुके हैं। चौथा जिला है पिथौरागढ़। चौथा जिला इसका पिथौरागढ़ है, जिसके साथ इसकी सीमा लगती है। तो कुल मिलाकर के 4 जिलों के साथ चंपावत की सीमा लगती है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2,59,648 है। साक्षरता दर की बात करी जाए तो यहाँ 79.83% लोग लिटरेट हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, जिसमें महिला साक्षरता दर 91.61% है। सॉरी, पुरुष साक्षरता दर 91.61 और महिला साक्षरता दर 68.05, 68.05। ये डेमोग्राफिकल हो गया। 4 यहाँ पर विकास खंड हैं, पाटी, चंपावत, लोहाघाट और पूर्णागिरी। पूर्णागिरी मंदिर का आपने नाम भी सुना होगा। तो 4 विकास खंड हैं। विधानसभा की आप बात करेंगे तो 2 विधानसभा लगती हैं इसमें, एक चंपावत और दूसरी लोहाघाट। चंपावत विधानसभा सुर्खियों में भी रही थी कुछ समय पहले, क्योंकि यहां से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने चुनाव लड़ा था, उपचुनाव। इसी के नजदीक सीमा से लगे उधम सिंह नगर के खटीमा से वो चुनाव हार गए थे मुख्य चुनाव में। फिर जब वो मुख्यमंत्री बने तो 6 महीने के भीतर उनको विधानसभा की सदस्यता लेनी थी, जिसके लिए विधायक बनना जरूरी था। तो वो उन्होंने चुनाव चंपावत से लड़ा और यहाँ के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दिया। तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। चंपावत की जब हम बात करते हैं, इसका प्राचीन नाम कुरमू था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कांतेश्वर एक पर्वतमाला है और भगवान विष्णु ने यहाँ कूर्मांचल का रूप धारण किया था, कछुए के जैसा। तो तब से इसका नाम कुरमू भी नाम इसका पड़ा। जबकि ये भी मान्यता है कि कूर्मांचल की वजह से ही इस क्षेत्र को, पूरे विस्तृत क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाता है। अगर आप इतिहास में चंपावत को पढ़ते हैं तो इस क्षेत्र को काली कुमाऊं का क्षेत्र बोला जाता है। काली कुमाऊं का क्षेत्र ये डोटी यानी नेपाली लोगों के साथ चंद लोगों के आक्रमण की जड़ भी था। ठीक है, क्योंकि इस केंद्र पर इधर डोटा रैकी यानी नेपाली लोग थे, इधर चंपावत का क्षेत्र था, चंदों का शासन था। तो ये एकदम सीमा पर था, इसलिए इसको काली कुमाऊं का क्षेत्र भी कहा जाता है। नोट करते जाइएगा आप, कुरमू भी कहते हैं, काली कुमाऊं का क्षेत्र भी कहते हैं। चंपावत, क्योंकि आपको मालूम है चंद वंश की स्थापना यहीं पर हुई। सोमचंद जो चंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं अनेक लेखकों के मुताबिक, जो उत्तराखंड का इतिहास लिखते हैं, तो सोमचंद ने चंपावत शहर बसाया था। उसके पीछे कई कहानियां गढ़ी हुई हैं। चंपावत का नाम चंपावत है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि सोमचंद जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ब्रह्मदेव, जो अंतिम कत्यूरी शासक माने जाते हैं उस दौर के, उनकी पुत्री चंपा के साथ शादी की। उनको दहेज में कुछ जमीन मिली, वहां पर उन्होंने किला बनाया चंपावत में। यहाँ पर वो किला आज भी है, वो बड़ा प्रसिद्ध भी है, परीक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है, राजबुंगा का किला। तो राजबुंगा का किला कहाँ पर है? चंपावत में है। यहाँ एक बाड़ासुर का किला भी है, तो अगले वीडियो में बात कर लेंगे उनकी प्रमुख स्थानों की। थोड़ा चंपावत का इंट्रोडक्शन देने के लिए जरूरी था ये कि चंपावत का नाम क्या था, खोज कब हुई, इसकी स्थापना देखिए एज ए जिला, एक जिले के तौर पर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, ये भी सबसे छोटा क्षेत्र है। 1997 में जब इसके साथ
रुद्रप्रयाग भी एक जिला बना, चंपावत भी जिला बना, बागेश्वर भी जिला बना। ये 3 जिले लगभग एक साथ ही बने, सबसे अंत में ही बने। नवनिर्मित जिले यही हैं, चंपावत। ठीक, डिस्ट्रिक्ट जो जिला मुख्यालय है वो यही चंपावत में है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, NH नंबर 9 यहाँ से गुजरता है, 109 इस रास्ते से गुजरता है। चंपावत की बात कर रहे हैं तो यहाँ की हम प्रमुख नदी की बात कर लेते हैं। ठीक, नदी में देखिएगा, हमने पहले कहा उत्तर दिशा से काली नदी यहाँ पर आती है। ये काली नदी है, ये भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। और ऑब्वियसली हम आपको बता चुके हैं कि चंपावत तो सीमा पर ही है, बॉर्डर है, अंतिम छोर है। ये उत्तराखंड का नेपाल की सीमा के साथ अंतिम जिला कौन सा है? वो चंपावत है। ठीक, और ये सीमा कौन सी नदी बनाती है? काली नदी बनाती है। काली नदी उत्तराखंड में सबसे लंबा प्रवाह तंत्र है, मतलब उत्तराखंड के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो काली नदी इसका उत्तर होगा। भागीरथी भी नहीं है, अलकनंदा भी नहीं है, तो कौन है सबसे लंबी नदी जो उत्तराखंड के अंदर बहती है? काली नदी है। देखिए काली नदी ये सीमा बना रही है इस तरह से, ये ठीक है। और काली नदी के बारे में एक चीज और बता देता हूं, इसके किनारे पर एक बांध परियोजना बनी है, पंचेश्वर बांध परियोजना। भाई काली नदी का जिक्र होगा तो पंचेश्वर बांध परियोजना का सबसे ज्यादा जिक्र होगा। क्यों? ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बनने वाला है, टिहरी बांध से भी ऊंचा। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना बनने वाली है, पंचेश्वर बांध परियोजना। परीक्षा में इसलिए पूछी जाती है, अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, 2026 तक अनुमान है कि ये बनकर तैयार हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार का। बतौर मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूं। करीब 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है टिहरी जल विद्युत परियोजना, मगर यहां से 6000 जल विद्युत उत्पादन से भी अधिक क्षमता क्रिएट करने का प्लान बनाया गया है। आप सोचिए कितना, 260 मीटर ऊंचा है टिहरी बांध, इसे 300 मीटर से ऊंचा रखने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन पर्यावरण के लिए खतरनाक भी है ये। अब आप 10-10 किलोमीटर अंदर नीचे सुरंगें बनाओगे पहाड़ के नीचे से, तो देखिए वहां पर कितना जंगल काटना पड़ेगा, कितना भूस्खलन का चांस हो जाएगा, लैंडस्लाइड की पूरी गुंजाइश बन जाएगी, कितने नियमों को ताक पर रखा जाएगा। आज भी इस परियोजना का ग्रामीण बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। विरोध की वजह क्या है? देखिए बिजली का उत्पादन होगा, आर्थिक विकास होगा, राज्य को बहुत फायदा होगा, मगर पर्यावरण का बहुत नुकसान होगा। हम बात करते हैं ना सतत विकास परियोजना की, यानी कि ऐसा विकास जो हमारा तो डेवलपमेंट करे ही करे, आने वाली पीढ़ी का भी विकास करे। हम संसाधनों का इतना अत्यधिक दोहन ना कर लें, खान से अगर हमें लोहा मिलता है हम आज ही सारा लोहा ना निकाल लें, ताकि हमारी भावी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। तो इस तरह से विकास को लेके चलना कि हम वर्तमान और फ्यूचर दोनों को लेके चले, वही प्रक्रिया सतत विकास परियोजना कहलाती है, सतत विकास प्रोग्राम कहलाते हैं। लेकिन पंचेश्वर के बारे में मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड का बजट कुल इस समय पर 2022 में 60-65 हजार के बीच में है। केंद्र की मदद से ही बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी लागत ही 35,000 करोड़ रुपया है। मतलब उत्तराखंड का जितना वर्तमान में बजट है उसका आधा तो अकेले पंचवर्षीय इसमें बहुउद्देशीय परियोजना पर लगेगा पंचेश्वर की। तो सोचिए कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। और विद्युत उत्पादन की तो हमने बात करी कि इंडिया में इतना बड़ा उत्पादन कहीं नहीं होता, दुनिया को टक्कर देगा ये। बांध तो ऊंचा है बिल्कुल, अभी तो आप टिहरी पढ़ रहे हैं, पंचेश्वर पढ़ेंगे इसके बाद। इसका जबरदस्त विरोध क्यों हुआ? देखिए 122 गांव इसमें समा जाएंगे। इसके नजदीक एक पुल, झूला पुल है। झूला पुल तो पूरा गांव, एक बाजार है, 4 या 5 हजार की पॉपुलेशन आसपास, सब समा जाएगा। तकरीबन 29,000 लोगों को विस्थापन करना पड़ेगा। अभी टिहरी बांध के विस्थापित लोगों को आश्रय नहीं मिला, इस वजह से यहाँ के स्थानीय लोग बड़े घबराए हुए हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगस्त 2014 में जब नेपाल गए थे तो इसे भारत नेपाल की दोस्ती का प्रतीक माना था, क्योंकि ये सीमा पर है और इसमें हिस्सेदारी बराबर बराबर की है, यानी नेपाल की भी और भारत की भी। तो 34,000 करोड़ रुपया अगर भारत लगा रहा है तो लगभग उतना रुपया ही नेपाल भी लगा रहा होगा। तो इंटरेस्टेड फैक्ट आप जान लीजिए कि कितनी बड़ी परियोजना है। बिजली से होने वाले लाभ को भी आधा आधा बांटा जाएगा। ठीक, करीब 66% लोग उत्तराखंड के विस्थापित हो रहे हैं। दारचूला नाम की एक जगह है, इधर पड़ती है नेपाल में। 33% लोग उस तरफ के भी विस्थापित हो रहे हैं और ये विस्थापित लोग बड़े परेशान हैं। जब यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाएगा, क्योंकि 2 नदियों का संगम है यहाँ पर पंचेश्वर में, सरयू और साथ ही साथ काली नदी का। काली नदी तो बड़े तेज बहाव के साथ आती है,
अपवित्र नदी मानी जाती है और सरयू पवित्र। उत्तराखंड में बड़ा कॉम्बिनेशन इस पंचेश्वर का गजब है, ऊपर से सबसे अपवित्र नदी, इधर से उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी यहाँ मिलती है। और जब ये डैम बनेगा तो ऐसी मान्यता भी है कि इधर रामेश्वर जगह है जहाँ पर रामगंगा सरयू से मिलती है, यहाँ तक समा जाएगा, डूब जाएगा। एक चंडीगढ़ शहर है ना जितना बड़ा, भारत का केंद्र शासित प्रदेश, जनसंख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, उतने बड़े एरिया में पानी बहा जाएगा, पानी समा जाएगा। एक चंडीगढ़ शहर जितना एरिया कवर कर दिया जाएगा इससे। ये सोचिए आप कितनी बड़ी पावर प्रोजेक्ट ये बनाया जा रहा है पंचेश्वर। इसीलिए हम कह रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ये, और परीक्षा में ट्रेंड में है, आजकल पूछा जा रहा है। पूछने की वजह मैंने आपको बता दी, पंचेश्वर बांध परियोजना के बारे में अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आज ही नहीं, आने वाले 10 साल तक ये परियोजना पेपर में, अखबारों में और आपके सवालों में छाई रहेगी। इस पर क्या काम चल रहा है, कितना काम चल रहा है। 1962 में विचार आया था, मैं आपको और बता देता हूँ। 1995 में इसकी रिपोर्ट तैयार हुई, 1995 में इसकी रिपोर्ट तैयार हुई। उसके बाद 1996 में भारत नेपाल महाकाली संधि भी हुई इसको लेकर के। 2018 से इस पर कार्य शुरू हो गया है। ऐसा अनुमान है कि इसको बनने में 8 साल लगेंगे और पता नहीं कितना समय लग सकता है, अनुमानित है। और 2026 तक इसको पूरा करने की योजना है। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कितना समय लगेगा। हालांकि स्थानीय लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, ये आप जान लीजिएगा। ठीक, अच्छा, अब हम नदी की एक और नदी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आती है लोहावती नदी। मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, लोहावती नदी। ये लोहाघाट के क्षेत्र के पास से निकलती है। लोहाघाट इसके किनारे पर है लोहावती के, इसलिए इसका नाम लोहाघाट है, या उल्टा कर दीजिए आप, लोहावती लोहाघाट। ठीक, एबोट पर्वत से निकलती है। हालांकि लोहाघाट में इसकी 3 धाराएं मिलती हैं। 3 धाराओं का पानी जब मिलता है तब लोहावती नदी बनती है। और ये नदी सीधे जाकर मटियानी के पास जाकर काली नदी में मिल जाती है। यहाँ तक पंचेश्वर बांध का असर पड़ने वाला है। तो पंचेश्वर को छोड़िए, इस नदी को याद करिए। परीक्षा में पूछा जाता है कि लोहाघाट किस नदी के तट पर स्थित है। उत्तर है लोहावती नदी के तट पर स्थित है। अब चर्चा करते हैं एक और प्रमुख नदी, लधिया नदी की। देखिए लधिया नदी चंपावत को 2 हिस्सों में बांट रही है। पूरे चंपावत में फैली हुई है। उद्गम स्रोत इसका बिल्कुल सीमा पर है। यहाँ अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत का एक क्षेत्र है, तीनों सीमाओं का। इसके नजदीक, चलिए वो हम बता देंगे, पनार नदी भी इसी के नज़दीक है, काकरी घाट में मिलती है। हमने चर्चा कर ली है उसके अल्मोड़ा में। तो फिलहाल हम लधिया नदी पर चलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इससे, ठीक, अन्यथा। तो ये उद्गम स्रोत है गजार नाम की जगह है यहाँ पर। यहाँ इसका उद्गम स्रोत है। उसके बाद ठीक बीचों बीच होते हुए नदी, इसके नदी के तट पर रीठा साहिब गुरुद्वारा भी है। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे हम प्रमुख स्थान और तीर्थ स्थानों की या धार्मिक स्थानों की। ठीक, तो रीठा साहिब भी यहीं पर है, लधिया नदी। और देखिए ये यहाँ से होते हुए चूका नाम की जगह पर ये नदी काली नदी में समा जाती है। किसमें? काली नदी में। तो लधिया नदी कहाँ? चंपावत में। कहाँ से निकलती है? गजार से। किसकी सहायक नदी है ये? काली नदी की सहायक नदी है। ठीक, काली नदी आगे जाकर देखिए आप टनकपुर में एक बैराज बनाती है, नीचे बनबसा बैराज बनाती है, यहाँ पर बनबसा बैराज। और काली नदी यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक शारदा नहर खटीमा के नजदीक पड़ती है और दूसरी ये महाकाली के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ से शारदा बन जाती है। परीक्षा में पूछा जाए टनकपुर बैराज तो ऑप्शंस में अगर शारदा हो तो भी चलेगा। जहाँ पर काली नदी के स्थान पर विकल्पों में शारदा दिया हो वो भी चलेगा, क्योंकि वो राइट आंसर होगा। ठीक, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, कि शारदा नाम काली नदी का ही है। बाद में घाघरा नदी में मिल जाएगी जो मक्सातुंग ग्लेशियर से आती है। उसके बाद ये अंत में जाना तो इन्होंने गंगा में ही है, चाहे कोई भी नदी हो, क्योंकि भारत के प्रमुख नदी तंत्र में वो सम्मिलित है, वो सारी उसी का हिस्सा है जितने भी हम पढ़ते जा रहे हैं। गंगा नदी उत्तरकाशी में पढ़ाई थी हमने आपको, गौमुख से निकल रही थी। अब बात करते हैं, यहाँ पर 2 ताल भी हैं, बड़े प्रसिद्ध ताल हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, श्याम ताल और झिलमिल ताल। श्याम ताल के निकट विवेकानंद आश्रम है। इसके जिले के अंदर 2 ही ताल हैं। मज़ेदार बात यह है कि पिछले परीक्षाओं में दोनों ताल परीक्षा में पूछ दिए। कहाँ पर है? चंपावत में है। किस जिले में है? चंपावत में है। देखिए श्याम ताल, इसके निकट क्या है? विवेकानंद आश्रम है।
ये इस जमीन का यानी चंपावत का विवेकानंद जी के साथ एक अलग नाता है। अगली वीडियो में उस पर भी चर्चा कर लेंगे हम, विवेकानंद जी के साथ क्या संबंध है चंपावत जिले का। एक और प्रसिद्ध ताल है झिलमिल ताल, नोट कर लीजिए आप, ये दो ताल बड़े प्रमुख हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। चंपावत जिला तब ही आप भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में समझ पाएंगे जब इनकी नदियां और झील को सही से समझ पाएंगे। विशेष तौर पर पंचेश्वर डैम के बारे में ज़रूर आप सर्च करिए, अधिक से अधिक जानकारी जुटाइए, परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। करंट के संबंध में भी पंचेश्वर डैम में क्या चल रहा है वो भी आप नोट करते जाइएगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चंपावत की हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, प्रमुख धार्मिक स्थानों की और पर्यटन के क्षेत्र में जो स्थान यहाँ मशहूर हैं। ठीक, तो फिलहाल पहली वीडियो में इतना ही, और हमें ज़रूर आप बताइए कितना कि आपको इस टॉपिक में क्या सबसे बेहतर लगा। मालूम है पंचेश्वर बांध, तो आप लिख दीजिए। धन्यवाद।